घने जंगल में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड ने हर जीव को अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में जंगल के आखिरी हिस्से में एक पुरानी इस्तेमाल न हो रही रेलगाड़ी का डिब्बा था, जो अब रीमा चिड़िया का गर्म और सुरक्षित घर बन चुका था। रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू, अपनी बूढ़ी सास और नन्ही बेटी चुटकी के साथ उस ट्रेन घर में खुशी खुशी रहती थी। उनका छोटा सा घर अंदर से लकड़ियों की आंच और प्यार की गर्माहट से भरा रहता था। ट्रेन के डिब्बा की खिड़की से रीमा चिड़िया बाहर बर्फ को गिरते देख रही थी। टुन्नू जंगल पूरा घूमकर अपने परिवार के लिए बर्फ में भोजन की खोज कर रहा था और चुटकी अपनी दादी की गोद में गर्मा गर्म भुने हुए मकई के दाने खा रही थी। दादी माँ, बाहर कितनी ज्यादा बर्फ है, कितना ठंडा है। हाँ मेरी प्यारी चुटकी, इस साल ठंड बहुत जोर की पड़ी है, पर चिंता मत करो, हमारा ये ट्रेन घर बहुत मजबूत है और अंदर से गर्म भी। टुन्नू भोजन लेकर घर आता है। रीमा, देखो, ये सारा भोजन मैंने बर्फ के अंदर से बाहर निकाला है और इकट्ठा किया है। मुझे ये सब भोजन को ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ। वाह टुन्नू जी, आप सच में बहुत मेहनती हो। आपकी मेहनत की वजह से ही आज हम सब पेट भरकर भोजन करते हैं। आप बर्फीले जगह पर जाकर भोजन की खोज करते हैं। हमारा ये ट्रेन घर, हमारी ये छोटी सी दुनिया सब आपके सहारे ही तो है। रीमा बहू, तुम भी कम नहीं हो, तुम हम सब का ध्यान रखती हो। भगवान हम सबको सलामत रखे। ऐसे ही एक दिन तभी ट्रेन घर के मजबूत दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज हुई। इतनी ठंड में कौन हो सकता है? कोई मुसीबत में होगा। टुन्नू जी, जरा खिड़की से देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। टुन्नू ट्रेन के बाहर देखता है तो उसे कालू, गौरी और उनका बेटा जग्गू दिखाई देते हैं। कालू जंगल का सबसे दुष्ट कौवा था, ठंड से कांपते हुए खड़े थे। कालू कौवे का खराब घोंसला बर्फ के वजन से टूट चुका था और अब वे इस डिब्बे पर कब्जा करना चाहते थे। रीमा, बाहर कालू कौवा और उसका परिवार है, जिसने हमारे पुराने घर को तोड़ दिया था। अरे ओ ट्रेन की मालकिन, दरवाजा खोलो, हम ठंड से जम रहे हैं। हाँ, हमें भी अंदर आने दो। तुम अकेले अकेले गर्म रेलगाड़ी में कैसे रह सकती हो? नहीं नहीं, कालू, यहाँ सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही जगह है, हम किसी और को नहीं रख सकते। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इनका डिब्बा तोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, हम इसे तोड़ देंगे, पर अभी जरा इन्हें डरा कर देखते हैं। अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो हम सब मिलकर इस डिब्बे को ही तोड़ देंगे और फिर तुम भी इस बर्फ में हमारे साथ रहोगी। सुनो कालू, ये हमारी बरसों की मेहनत का घर है। ये इतना कमज़ोर नहीं है जितना तुम समझते हो। यहाँ जाओ और कहीं और सहारा ढूंढो। कालू और उसका परिवार दरवाजे को जोर जोर से धक्के मारने लगे, पर ट्रेन का मजबूत लोहे का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी बर्फ से ढके पेड़ों के बीच से कुछ आवाजें आईं। वो कबूतर और उसकी बीवी लूसी कबूतरी थे, जिनके घर भी बर्फ से दब गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? कालू, तुम फिर चिड़िया को परेशान कर रहे हो। रीमा बहन, दरवाजा मत खोलो, हम सब यहीं पास में हैं। हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। तुम बीच में मत पड़ो कबूतर, ये हमारी और चिड़िया की बात है। नहीं कालू, रीमा ने इस जंगल में हमेशा सबकी मदद की है। मुसीबत के समय हम सब उसके साथ हैं। तुम इस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगा सकते। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना जंगल के सारे पक्षियों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगा। पापा, इतनी ठंड है, अब क्या करें? कालू जी, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी यहाँ जंगल के सारे पक्षी ही हमारे दुश्मन हैं। हम अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है चिड़िया, आज तो तुम बच गई, पर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कालू और गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहां से चले जाते हैं। कालू के जाने के बाद रीमा चिड़िया ने धीरे से दरवाजा खोला। वो कबूतर और उसकी बीवी लूसी कबूतरी साथ अंदर आने की गुजारिश करने लगे। आप अंदर आ जाइए कबूतर भैया। लूसी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की वजह से ही आज मेरा घर सुरक्षित है, वरना पता नहीं वो दुष्ट कौवे क्या करते। धन्यवाद तो आपका रीमा बहन, आपने इतनी बड़ी जगह में हमें सहारा दी। रीमा, वैसे भी हम यहाँ से अपनी माँ वाले जंगल जा रहे हैं। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। रीमा उनके लिए एक नया घोंसला देती है। दादी माँ देखो, अब तो कितना
कितने सारे दोस्त हैं। ये रेलगाड़ी का घर अब और भी अच्छा लग रहा है। हाँ मेरी बच्ची, असली घर वही होता है जहाँ प्यार और अपनेपन की गर्माहट हो, जहाँ दोस्त साथ हों। रात हो जाती है, वो सब बर्फीली रात में आराम से सो जाते हैं। इस तरह वो सब ट्रेन घर में खुशी से रहते हैं। जंगल में आज बर्फबारी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। ये कोई सामान्य ठंड नहीं थी, बल्कि एक बर्फीला तूफान था जिसने प्रकृति को पूरी तरह से सफेद कर दिया था। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में दुबके बैठे थे। कबूतर, उसकी पत्नी लूसी कबूतरी और हमेशा चहकने वाला मिट्टू तोता भी गहरे पत्तों और टहनियों के बीच बने अपने आरामदायक घोंसले में था। रीमा चिड़िया अपनी बेटी छुटकी के पास थी, जो बुखार से तप रही है। लेकिन रीमा चिड़िया आज बहुत परेशान थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, केवल डर था। उसकी प्यारी बेटी छुटकी को तेज बुखार था और उसका पति टुन्नू अभी तक घर नहीं लौटा था। वो बहुत पहले ही जंगल के किनारे बनी इंसान की बस्ती से दवा लेने गया था। इतनी देर? आखिर इतनी देर क्यों हो गई? ये बर्फ तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर टुन्नू को कुछ हो गया तो छुटकी को कौन देखेगा? माँ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। पापा कब आएंगे? बस आते ही होंगे। मेरी बहादुर बच्ची, हिम्मत रखो। पापा तुम्हारे लिए सबसे अच्छी दवा ला रहे हैं। उसे पीते ही तुम्हारा बुखार भाग जाएगा। रीमा बार बार घोंसले के खिड़की से बाहर देखती। बर्फीली हवा का झोंका उसके छोटे से शरीर को कपकपा रहा था। उधर टुन्नू वापस लौट रहा था। दवाई लेकर वो वापस घर लौट रहा था। जंगल का रास्ता बर्फ और कोहरे से भयानक हो चुका था। तेज और ठंडी हवा के झोंकों से उसके लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। हर उड़ने का प्रयास उसे थका रहा था। वो लगभग 20 मिनट तक मुश्किल से उड़ता रहा। आखिरकार उसे वो विशाल पेड़ दिखा जिसमें एक बड़ा सा सुराख था। हे भगवान, मुझे बस थोड़ी ताकत दे दो, मैं बस उस बड़ी पेड़ तक पहुंच जाऊं। अगर मैंने हार मान ली तो छुटकी को दवा नहीं मिलेगी। रीमा का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। आखिरकार उसे वो विशाल पेड़ दिखा जिसमें एक बड़ा सा सुराख, जिससे कुछ हद तक बर्फबारी से बचाव हो रहा था। अब थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, मुझे अपने शरीर को फिर से गरमाना होगा। अगर मैं ऐसे ही उड़ता रहा तो रास्ते में ही गिर जाऊंगा। इस बीच उसे दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ये तो भेड़ियों की आवाज है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, कहीं वे मुझे देख न लें। डर ने टुन्नू को नई ताकत दी। वो तुरंत उठा और तेजी से अपने घर की ओर उड़ चला। कुछ देर बाद कांपते हुए वो मुश्किल से घर पहुंचा। तुम आ गए? मैं तो बहुत डर गई थी। तुम इतने ठंडे क्यों हो? मैं ठीक हूँ, बस ठंड बहुत ज्यादा थी। ये लो छुटकी की दवा। पापा आप आ गए। हाँ मेरी जान, अब तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। रीमा ने तुरंत छुटकी को दवा दी। फिर उसने टुन्नू को गर्म रखने के लिए गर्म पानी दी। तीनों उस बर्फीली रात में आराम से सो गए। सुबह होते ही टुन्नू और छुटकी दोनों ठीक हो जाते हैं। तभी कबूतर और मिट्टू टुन्नू के घर आते हैं। टुन्नू दरवाजा खोलो, हमें कुछ बात करनी है। अरे जल्दी करो टुन्नू, पेट में चूहे कूद रहे हैं। टुन्नू ने दरवाजा खोला। कबूतर और मिट्टू को देखकर उसे थोड़ी खुशी हुई। तुम दोनों इतनी सुबह इतनी बर्फ में? हमें भोजन की बहुत चिंता है। कल से हमने कुछ खाया नहीं है। इतनी मोटी बर्फ के नीचे दाना कहाँ मिलेगा? सही कह रहा है, हम तुम्हें साथ लेने आए हैं। हम सब भोजन ढूंढेंगे। तुम लोग अभी भी बाहर जा रहे हो? टुन्नू, कल तुम्हारी क्या हालत थी, भूल गए? मैं ठीक हूँ। कबूतर और मिट्टू मेरे साथ हैं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, चिंता मत करना। तीनों दोस्त भोजन की तलाश में निकल पड़े। वे ठंड में कांपते हुए उड़ रहे थे। हर दिशा में बर्फ ही बर्फ थी। कुछ भी हरा या खाने लायक नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें कालू और उसकी पत्नी गौरी कौवी मिले। वे दोनों उदास बैठे थे। अरे कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें भी कुछ बता दो, हम तो हार मान चुके हैं। इतनी ठंड मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसा लगता है इस बर्फीले मौसम में भूखे ही मर जाएंगे। हम दोनों बहुत कमजोर हो चुके हैं। हम सब साथ में हैं। आओ
सब मिलकर चलते हैं। अगर हम एक दूसरे को भोजन ढूंढने में मदद करें तो शायद कुछ मिल जाए। हाँ, तुम दोनों भी हमारे साथ आओ। अब पांचों पंछी एक साथ उड़ने लगे। वे एक दूसरे को हवा के तेज झोंकों से बचाते हुए उड़ रहे थे। अचानक मिट्टू की तेज और तीखी नजर दूर एक अजीब सी जगह पर पड़ती है। ओहो, तुम सब रुको, जल्दी रुको। वो देखो, वहाँ दूर पत्थरों के बीच में कुछ लाल लाल चमक रहा है। हाँ, वो तो, क्या वो कोई झरना है? सभी पंछी तेजी से उस दिशा में उड़े। पास जाकर उन्होंने देखा कि वो एक ऊंचा जंगली सेब का पेड़ था। ये पेड़ एक गर्म झरने के पास उगा था, जिसकी भाप के कारण उसके आसपास की कुछ बर्फ पिघल गई थी और पेड़ पर बहुत सारे बड़े लाल सेब लटके हुए थे। सब जी भरकर सेब खाते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। घर लौटकर टुन्नू ने रीमा को सारे सेब दिए, लेकिन जब रीमा ने टुन्नू को देखा तो वो फिर से डर गई। इतनी भयंकर ठंड में बाहर रहने के कारण टुन्नू की तबीयत खराब हो गई थी। वो बहुत तेज कांप रहा था। तुमने फिर लापरवाही की। देखो, तुम्हारा शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। चिंता मत करो रीमा, मैं ठीक हो जाऊंगा। कम से कम हम सब भूखे तो नहीं रहेंगे। रीमा चिड़िया ने तुरंत टुन्नू को वो बची हुई दवा दी। उसने एक नरम कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर उसके माथे पर पट्टी रखी। तुम बहुत बहादुर हो टुन्नू, पर अब तुम्हें आराम करना होगा। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओ। छुटकी ने एक सेब खाया। रीमा और छुटकी ने मिलकर पूरी रात टुन्नू का ध्यान रखा। सुबह होते ही टुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो एकदम तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। रीमा, तुम मेरी असली ताकत हो। बस, अब बर्फ पिघलने तक कोई बाहर नहीं जाएगा। अब जंगल के सभी पंछियों को भोजन की चिंता नहीं थी। वे सब सेब के पेड़ के बारे में जानते थे। जंगल के सभी पंछी अब सेब खाते हैं और इस ठंड के मौसम में भी खुशी और शांति से रहते हैं। ठंड का मौसम था। आसमान से बर्फ लगातार गिर रही थी। ठंडी हवा में खामोशी थी। ऐसे ही कड़ाके की सर्दी में रीमा चिड़िया अपने छोटे से घर में अपनी बेटी छुटकी और बेटे कुक्कू के साथ थी। उन्होंने लकड़ियों की आग जला रखी थी, जिसकी हल्की गर्माहट में वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कुक्कू, छुटकी, देखो बाहर कितनी बर्फ पड़ रही है। इस मौसम में हमें घर में ही रहना है। हाँ माँ, हमारी रसोई में कितना सारा अनाज है। हमें अब बाहर जाने की चिंता नहीं। आज रात मैं आपकी लाई हुई मीठी बेर खाऊंगा। इसी जंगल के एक पुराने घने पेड़ पर दो दुष्ट कौवे रहते थे, कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी। इस ठंड ने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया था, क्योंकि भोजन ढूंढना लगभग असंभव हो गया था। गोरी, ये ठंड हमारे पेट पर लात मार रही है। बाहर कुछ नहीं मिल रहा। हमने जो जमा किया था वो भी खत्म होने वाला है। हम मेहनत क्यों करें? इस जंगल में और भी बहुत सारे पक्षी हैं जिन्होंने बहुत कुछ जमा किया है। हमें बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अरे वाह गोरी, मेरा भी यही विचार है, लेकिन हमें एक मास्टरमाइंड की जरूरत है। मैं अभी दूसरे जंगल जाता हूँ और अपने मामा जी को ले आता हूँ। वो चोरी के काम में माहिर है। कालू कौवा तेजी से उड़कर अगले ही दिन अपने मामा को लेकर आया, जो देखने में एक बड़ा और क्रूर कौवा था। कालू के मामा ने आते ही चोरी की पूरी योजना बनाई। देखो, मैं रात में जाऊंगा जब सभी गहरी नींद में होंगे। तुम दोनों अगले दिन शिकार करोगे। कोई किसी पर शक नहीं करेगा। ये चोरी बारी बारी से होगी। पहली रात बर्फबारी के बीच कालू के मामा चुपके से जंगल के भोले भाले तोता और उसकी पत्नी तोती के घर पहुंचे। तोते ने बहुत मेहनत से सर्दियों के लिए मक्का और बाजरा जमा किया था। कालू के मामा ने दरवाजे की पुरानी चटखनी को सरलता से तोड़ा और सारा अनाज एक बड़े थैले में भरकर उड़ गए। अगली सुबह ये क्या? हमारा सारा मक्का, हमारा सारा बाजरा कहाँ गया? हाय राम, अब हम क्या खाएंगे? ये तो किसी चोर का काम है। जल्दी चलो, हमें रीमा चिड़िया के पास जाना चाहिए। वो समझदार है। तोता और तोती दोनों घबराए हुए रीमा चिड़िया के घर पहुंचे और रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई। तुम दोनों शांत हो जाओ। इस बर्फीले मौसम में ये काम कोई बाहरी नहीं, बल्कि यही का कोई लालची सदस्य ही कर सकता है। हमें सब पर नजर रखनी होगी। दूसरी रात कालू कौवों की बारी थी। वो कबूतर और उसकी पत्नी लूसी के घर गया।
कबूतर ने ढेर सारे मीठे फल और बीज जमा किए थे। कालू ने खिड़की के रास्ते प्रवेश किया और एक एक करके सारे फल और बीज चोरी कर ली। अगली सुबह जब सारा जंगल चिंता में था, कालू और गौरी दोनों आकर नाटक करने लगे। मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। कल रात हमारे घर भी चोरी हुई है। हमारे घर से भी खाने का सामान गायब है। ये कौन कर रहा है? अब हम सब भूखे मरेंगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, जिसे रीमा चिड़िया ने देख लिया। वो चुप रही। उसने सोचा, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। तीसरी रात अब गौरी कौवी की बारी थी। उसने सोचा कि रीमा चिड़िया के पास सबसे स्वादिष्ट भोजन होगा। गौरी कौवी छुपकर रीमा के घर के पास आई। रीमा चिड़िया पहले से ही जाग रही थी। उसने एक चाल चली और जानबूझकर अपनी रसोई में रखे एक मिट्टी का घड़ा को ऐसा रखा कि जरा सी भी हलचल से वो नीचे गिर जाए। गौरी कौवी ने रसोई में प्रवेश किया। जैसे ही उसने फलों की टोकरी उठाने की कोशिश की, मिट्टी का घड़ा धड़ाम से नीचे गिर गया और टूट गया। कौन है वहाँ? बच्चों उठो, चोर पकड़ा गया। रीमा, छुटकी और कुक्कू तेजी से रसोई में पहुंचे। गौरी कौवी घबराकर भागने लगी, लेकिन रीमा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मैं गलती से आ गई थी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम ही चोर हो। सुबह होते ही सारे जंगल के पक्षी वहां इकट्ठा हुए। तोता, तोती, कबूतर और लूसी सबने गौरी कौवी को देखा। कालू कौवा और उसका मामा डर के मारे कहीं छुप गए थे। ये है वो चोर, जंगल में चोरियां करना शुरू किया। ये झूठ बोल रही थी कि इसके घर में चोरी हुई। हमें अब इसे सजा देनी होगी। हाँ, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। सभी पक्षियों ने मिलकर फैसला किया कि गौरी कौवी को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सारे पक्षियों का चुराया हुआ भोजन वापस नहीं कर देती और अपने मामा और पति का ठिकाना नहीं बता देती। डर के मारे गौरी कौवी ने सब सच उगल दिया। इस प्रकार रीमा चिड़िया की सूझबूझ और बहादुरी से इस तरह फिर से जंगल में शांति लौट आई। रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और प्यारी बेटी छुटकी के साथ रहती थी। शाम हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। टुन्नू और रीमा घर के अंदर हैं। छुटकी उदास बैठी है। सर्दी का मौसम अपनी दस्तक दे चुका था। आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। छुटकी छोटी सी चिड़िया टिटुर रही थी। उसके माता पिता रीमा और टुन्नू उसे देखकर चिंतित थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पंख सुन्न हो रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, थोड़ी हिम्मत रखो, बस कुछ देर और। रीमा, हमें छुटकी के लिए एक गरम टोपी खरीदनी ही होगी। पिछले साल वाली टोपी अब छोटी हो गई है और इतनी ठंड में ये बिना गरम कपड़े के रह नहीं पाएगी। पर टुन्नू, तुम जानते हो कि हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। राशन बड़ी मुश्किल से जुटाया है। मैं चील मालकिन से बात करूंगा। मैं उनके लिए इतनी मेहनत से लकड़ियां काटता हूँ। उनसे कहूँगा कि मुझे मेरी मेहनत के थोड़े पैसे एडवांस दे दें। हाँ टुन्नू, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। भगवान तुम्हारा साथ दे। सुबह टुन्नू चील के पास जाता है। मालकिन, मैं अपनी बेटी छुटकी के लिए एक गरम टोपी खरीदना चाहता हूँ। उसे बहुत ठंड लग रही है। क्या आप मुझे मेरी मजदूरी में से 100 रुपये एडवांस दे सकते हैं? ठीक है टुन्नू, तुम एक ईमानदार और मेहनती मजदूर हो। लो ये 100 रुपए। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारी अगली 3 दिनों की मजदूरी में से काटा जाएगा और काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। टुन्नू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो जल्दी से बाजार की ओर चल पड़ा ताकि प्यारी टोपी लेकर जल्द से जल्द छुटकी को दे सके। लेकिन उसी जंगल में रहने वाला कालू कौआ, जो हमेशा दूसरों के पैसों पर बुरी नजर रखता था, उसे छिपकर देख रहा था। कालू भी अपने बेटे जग्गू के लिए टोपी खरीदना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। जैसे ही टुन्नू जा रहा था, कालू कौआ रास्ते में उसे रोक लेता है। ठहर जा टुन्नू, ये पैसे मेरे हैं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो कालू? ये मेरी बेटी की टोपी के पैसे हैं। इससे पहले कि टुन्नू कुछ समझ पाता, कालू ने उसके पंजे से पैसे छीन ली और तेजी से जंगल की गहराई में भाग गया। टुन्नू बेबस होकर चिल्लाता रहा,
पर कालू उसकी पहुंच से बाहर निकल चुका था। टुन्नू उदास होकर खाली हाथ घर लौटता है। रीमा और छुटकी उसे देखकर तुरंत समझ गईं कि कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ टुन्नू, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या चील मालकिन ने पैसे नहीं दिए? पैसे तो दिए थे रीमा, पर कालू क्वा, उसने मुझसे सारे पैसे छीन लिए और भाग गया। अब छुटकी की टोपी नहीं आ पाएगी। ओह, अब मेरा क्या होगा पापा? क्या मैं ऐसे ही सोऊंगी? कोई बात नहीं टुन्नू, तुम इतने उदास क्यों होते हो? वो नीच कौवा एक दिन अपनी करनी का फल ज़रूर पाएगा। हमने मेहनत की है, हम फिर से करेंगे। हमारा प्यार और हौसला ही हमारी असली दौलत है। हाँ पापा, माँ सही कह रही है। आप चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर और ठंड सह सकती हूँ। पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा और एक नई ऊर्जा महसूस की। उस रात छुटकी माँ के गर्म पंखों की ओट में ठंड में ही सो गई, पर उसके चेहरे पर अपने माता पिता के प्रति विश्वास था। अगले दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी और बेटे जग्गू के साथ बैठा था। उसने जग्गू को टुन्नू से छीने हुए पैसों से खरीदी हुई नई गरम टोपी पहनाई। देख बेटा जग्गू, अब तुझे ठंड नहीं लगेगी। ये टोपी सबसे अच्छी है। पर कालू, तुम इतने खुश क्यों हो? ये टोपी अचानक कहाँ से आ गई? क्या तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? तुम हमेशा शक क्यों करती हो गौरी? मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है। तुम बस चुप रहो और ठंड का मजा लो। दूसरी ओर रीमा और टुन्नू बिना किसी शिकायत के जंगल में लगातार मेहनत कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपनी बेटी के लिए खुद ही पैसे कमाएंगे। रीमा, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस बार हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ टुन्नू, हमें किसी और से उधार नहीं लेना है। अपने दम पर हम छुटकी के चेहरे पर मुस्कान वापस लाएंगे। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक सुबह से शाम तक बिना रुके काम किया। उनकी ईमानदारी और परिश्रम का फल मिला। तीसरे दिन उन्हें अपनी मजदूरी मिल गई। शाम को अपनी मेहनत से टुन्नू और रीमा अपने लिए और अपनी बेटी के लिए गरम टोपी खरीद कर ले आते हैं। देखो छुटकी, तुम्हारी गरम टोपी, तुम्हारी मम्मी और पापा की मेहनत रंग लाई। वाह, ये टोपी कितनी प्यारी है। धन्यवाद मम्मी पापा। कुछ ही दिनों में मौसम और भी बिगड़ गया। हल्की बर्फबारी अब भीषण बर्फीले तूफान में बदल चुकी थी। रीमा, टुन्नू और छुटकी अपने नए गरम टोपी के साथ सुरक्षित और खुश थे। लेकिन कालू कौवा, जिसने छल से पैसे कमाए थे, अब प्रकृति के क्रोध का सामना कर रहा था। कालू का घर, जो कि पुराने और कमजोर लकड़ियों से बना था, भारी बर्फ का वजन सह नहीं पाया। एक जोरदार आवाज आती है और छत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाय कालू, हमारा घर टूट गया। ये क्या हो गया? भागो, जल्दी बाहर निकलो। कालू, गौरी और जग्गू अपनी गर्म टोपी के साथ, लेकिन बिना छत के, कपकपाती ठंड में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। कालू अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने टुन्नू के साथ बहुत बुरा किया। ये उसी पाप की सजा है। मेरी एक गलती की वजह से मेरे परिवार को भी सजा मिल रही है। टुन्नू और रीमा ने दूर से कालू के टूटे हुए घर को देखा। देखो टुन्नू, कुदरत ने अपना न्याय कर दिया। झूठ और बेईमानी का महल कभी टिक नहीं पाता। हाँ रीमा, हमें अब उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, बस दया आ रही है। भगवान ने उसे सजा दी है। इस तरह कालू कौवे को उसकी चोरी की सजा मिलती है। एक जंगल था जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसी जंगल में रीमा चिड़िया अपनी नन्ही बेटी छुटकी के साथ रहती थी। रीमा उदास बैठी है और छुटकी ठंड से सिकुड़कर कांप रही है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी चोंच जम गई है। मेरी प्यारी छुटकी, हिम्मत रखो। हाँ, ठंड बहुत है। माँ, आप कहती हो कि रजाई बहुत गर्म होती है। क्या हम एक रजाई नहीं खरीद सकते जैसे बाकी पक्षियों के पास है? मेरी बच्ची, रजाई तो माँ बाप का फर्ज है, लेकिन अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही कुछ करती हूँ। अगले दिन रीमा चिड़िया ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगी। वो सीधे अपनी मालकिन गौरी कौवी के पास गई, जहाँ वो काम करती थी। मालकिन, गौरी कौवी जी। क्या है रीमा?
सुबह सुबह क्यों आ गई? मेरे सिर में दर्द कर दिया। मालकिन माफ करना, मुझे अपनी बेटी छुटकी के लिए एक रज़ाई खरीदनी है। वो बहुत ठंड से परेशान है। क्या आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे देंगी? मैं काम करके जल्द ही लौटा दूंगी। कर्ज और कर्ज? तुम्हारे पास क्या है जो तुम लौट आओगी? जाओ जाओ, हमें बेवकूफ मत समझो। हाँ जाओ यहाँ से। हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं। कर्ज लेना है तो काम करो, भीख मांगने मत आओ। ठीक है मालकिन। निराश होकर रीमा उड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां मिट्टू तोता अपनी गर्मा गर्म छोले भटूरे की दुकान चला रहा था। मिट्टू रीमा को देखता है। अरे रीमा चिड़िया, रुको, कहाँ जा रही हो इतनी परेशान? मिट्ठू भैया, बस ऐसे ही काम की तलाश में हूँ। अच्छा, मेरी मदद करोगी? देखो, मेरे छोले भटूरे तो बिक रहे हैं, पर बर्तनों का ढेर लग गया है। क्या तुम कुछ देर मेरे बर्तन धो दोगी? मैं तुम्हें मेहनत के पैसे दे दूंगा। हाँ जरूर, मैं अभी करती हूँ। रीमा चिड़िया ने फौरन बर्फ के ठंडे पानी में हाथ डाले और तेजी से बर्तन धोने लगी। उसने पूरी लगन से काम किया। कुछ देर बाद, वाह रीमा, तुमने तो झट से सारे बर्तन चमका दिए। ये लो तुम्हारे मेहनत के पैसे। धन्यवाद मिट्ठू भैया। वो जानती थी कि इससे रजाई नहीं आएगी। उदास मन से वो घर लौटी। माँ, क्या आप रजाई लाई? नहीं, मेरी बच्ची, अभी पूरे पैसे नहीं हुए हैं। मुझे ठंड लग रही है माँ, मैं कैसे सोऊंगी? मेरी बच्ची, माँ को माफ कर दे। माँ बेटी उस रात ठंड से सिकुड़ कर सोई। रीमा ने अगले दिन से दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने मिट्टू तोते के यहाँ काम किया और आसपास के घरों में भी छोटे मोटे काम किए। दिन रात काम करने से, बर्फीली हवा में उड़ने से रीमा अब बहुत थक चुकी थी, पर उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों में ही उसके पास रजाई खरीदने लायक पैसे जमा हो गए। रीमा खुशी खुशी रजाई खरीदने जा रही है। आज मेरी छुटकी को चैन की नींद आएगी। अब और ठंड नहीं लगेगी। चारों ओर बर्फ है। रीमा तेजी से उड़ रही थी। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़ी, जहां बर्फ में एक बेजान सी लूसी कबूतरी बेहोश पड़ी थी। पास जाकर देखने पर रीमा को पता चला कि लूसी कबूतरी गर्भवती थी और ठंड के कारण उसकी हालत बहुत नाजुक थी। अरे ये कौन है? इतनी ठंड में यहाँ? ओहो, ये तो बेहोश है। रीमा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने रजाई का ख्याल दिल से निकाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर लूसी को उठाया। रीमा लूसी को लेकर पास के अस्पताल जाती है। बुलबुल डॉक्टर, इन्हें जल्दी देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। इनकी हालत गंभीर है। ठंड लगने से शरीर का तापमान बहुत गिर गया है और गर्भावस्था के कारण खतरा ज्यादा है। इनका इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। बुलबुल डॉक्टर, जो भी जरूरी है वो कीजिए। इलाज के लिए कुछ जरूरी दवाइयों का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए आपको पैसे देने होंगे। मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। आप कृपया इनसे इलाज शुरू कर दीजिए। अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं इंतज़ाम करूँगी। बस इनकी जान बच जाए। रीमा चिड़िया ने अपने सारे पैसे एक अनजान की जान बचाने के लिए दांव पर लगा दिए। दिल भारी करके वो बिना रजाई लिए फिर से घर लौट आई। छुटकी घोंसले के तिनकों में सिकुड़कर सो रही है। मेरी बच्ची, मैं फिर खाली हाथ आ गई। तेरी ठंड मुझसे देखी नहीं जाती। दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। कौन है इतनी रात को? दरवाजा खोलते ही सामने वही लूसी कबूतरी खड़ी थी, जिसे रीमा ने अस्पताल पहुंचाया था। उसके साथ उसका पति था। लूसी, तुम यहाँ? कैसी हो तुम? रीमा, तुम मेरी जान बचाने वाली हो। बुलबुल डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुमने अपने सारे पैसे, अपनी बेटी की रजाई के पैसे भी मेरे इलाज पर लगा दिए। दरअसल लूसी कबूतरी इस जंगल की नहीं थी। वो पास के शहर की एक बहुत धनवान कबूतरी थी, जो किसी जरूरी काम से आई थी। रीमा, मैं एक बहुत बड़े कारखाने की मालकिन हूँ। मेरे पति भी व्यवसायी हैं। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी और दयालुता का कर्ज कभी नहीं चुका सकती। तुम एक फरिश्ता हो रीमा। हम तुम्हारी बेटी को ठंड में नहीं रहने देंगे। ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इसमें इतने पैसे हैं कि तुम अपनी बेटी के लिए ही नहीं, पूरे घोंसले के लिए गर्म चीजें खरीद सकती हो। ये क्या है? इतने पैसे? हाँ रीमा,
और तुम्हारे लिए मेरे कारखाने में पक्की नौकरी भी। रीमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने लूसी और उसके पति का दिल से धन्यवाद किया। रीमा उन पैसों से अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े ले आती है। उसकी बेटी गर्म कपड़े देखकर बहुत खुश थी। माँ, ये कितनी नरम और गर्म है। अब मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। वो दोनों खुशी से रहने लगे। एक घने जंगल में रीमा नाम की एक चिड़िया अपने 2 प्यारे बच्चों कुक्कू और छुटकी के साथ एक सुंदर से घोंसले में रहती थी। उसी जंगल के दूसरे कोने में कालू कौवा अपने परिवार, पत्नी गौरी कौवी और बेटे जग्गू के साथ एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था। जंगल में एक कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी का एक छोटा सा परिवार भी था और एक मिट्टू तोता भी था जो अकेला ही अपनी दुनिया में मस्त रहता था। धीरे धीरे मौसम ने करवट बदली और ठंड ने जंगल में दस्तक दी। शुरुआत में तो हल्की हल्की ठंड सबको अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर आसमान से रुई के फाहों जैसी बर्फ गिरने लगी। सारे पक्षी एक दिन एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। कड़ाके की ठंड और गिरती बर्फ ने जंगल के सभी पक्षियों को चिंता में डाल दिया था। आने वाले मुश्किल दिनों की आहट सबको महसूस हो रही थी। इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। अगर ऐसे ही बर्फ गिरती रही तो भोजन ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, और ये बर्फ हमारे घोंसलों पर जम गई तो हमारे घर भी टूट सकते हैं। जग्गू को लेकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। सही कह रहे हो कालो। मेरे बच्चे कुक्कू और छुटकी तो अभी बहुत छोटे हैं। इस ठंड को कैसे सह पाएंगे? हमें कुछ सोचना होगा। हर साल ठंड आती है, लेकिन इस बार बात कुछ और है। अरे तुम सब हर बात में इतना क्यों घबराते हो? कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठंड है, आई है और चली जाएगी। मिट्टू की बात सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। शायद वो भी यही उम्मीद करना चाहते थे। इसलिए सबने सोचा कि शायद इस साल ठंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन दिन बीतते गए और ठंड कम होने की बजाय और बढ़ती गई। बर्फ की मोटी परत ने पूरे जंगल को ढक लिया था और पक्षियों के घोंसले टूटने लगे थे। एक सुबह रीमा चिड़िया के घर का एक हिस्सा टूट गया। कुक्कू और छुटकी डर गए। माँ, हमारा घर टूट रहा है। हमें बहुत ठंड लग रही है माँ। डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूं ना, हम कुछ करते हैं। उधर कालू कौवे का भी यही हाल था। उनका बड़ा सा घर भी बर्फ के बोझ से चरमरा रहा था। जग्गू ठंड से बेहाल था। लूसी कबूतरी को भी ठंड लग गई थी और वो बीमार पड़ गई थी। कबूतर बेचैनी से उसके पास बैठा था। सारे पक्षी एक बार फिर उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर निराशा और भय साफ झलक रहा था। मेरा जग्गू ठंड से नीला पड़ रहा है। अगर हम यहीं रहे तो हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? इस बर्फबारी में नया घर बनाना भी संभव नहीं है। सब खामोश थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कालू कौवे की आंखों में एक चमक आई। मुझे एक उपाय सूझा है। मैंने सुना है कि इस जंगल के पार दक्षिण की ओर एक और जंगल है जहाँ बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो हम नारियल के खोल के अंदर अपना घर बना सकते हैं। वो बहुत मजबूत होते हैं और हमें इस बर्फीली हवा से भी बचाएंगे। कालू की बात सुनकर सबके मुरझाए चेहरों पर एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। कालू भैया, क्या वो जगह यहाँ से बहुत दूर है? हाँ रीमा बहन, रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। सबने एक दूसरे की सहमति से उस नए जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी भोजन बचा था उसे इकट्ठा किया और निकल पड़े। बर्फीला तूफान चल रहा था। ठंडी हवाएं चाबुक की तरह उनके नरम पंखों पर पड़ रही थीं। उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। रास्ते में मिट्टू तोता, जो हमेशा सबसे आगे और सबसे ज्यादा बातें करता था, अचानक धीमा पड़ गया। उसकी आवाज में वो पहली जैसी मस्ती नहीं थी। दोस्तों, मुझसे अब और नहीं उड़ा जा रहा है। तुम सब आगे बढ़ो। हिम्मत मत हारो मिट्टू, बस थोड़ा और, हम जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन मिट्टू की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ठंड ने उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगा और बर्फ की सफेद चादर में कहीं खो गया। सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने एक दोस्त को
अपनी आंखों के सामने खो दिया था। कुछ देर के लिए सब रुक गए। उनकी आंखों में मिट्टू के लिए आंसू थे। बेचारा मिट्ठू हमेशा हंसता हंसाता रहता था। मौत का सन्नाटा इतना गहरा था कि बर्फीली हवा का शोर भी उसे कम नहीं कर पा रहा था। लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए। भारी मन से वो सब आगे बढ़े। अब उनकी यात्रा और भी कठिन हो गई थी। लूसी कबूतरी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो उड़ने में बिल्कुल असमर्थ थी। आप मुझे यहीं छोड़कर आगे चले जाइए। मेरी वजह से आप सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। नहीं लूसी, हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कबूतर ने रीमा से भोजन की टोकरी लिया। उसमें लूसी को रखकर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टोकरी को उठाया। अब कबूतर उस टोकरी को अपनी पीठ पर रखकर उड़ रहा था। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उसका प्यार उसे हिम्मत दे रहा था। कुछ समय बाद आखिरकार उन्हें दूर हरे भरे पेड़ों की एक झलक दिखाई दी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, उन्हें ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ दिखाई दिए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सब उस जंगल में पहुंचे। वहां सच में ठंड कम थी। पापा वो देखो, नारियल के पेड़। हम पहुंच गए, हम बच गए। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। कालू कौवा और कबूतर अपनी मजबूत चोंच से नारियल के फलों के अंदर छेद करते और उसे खोखला करते। रीमा और गौरी अंदर बैठने और रहने के लिए जगह बनाती। बच्चों ने भी छोटी छोटी लकड़ियां और नरम पत्ते लाकर उनकी मदद की। कुछ ही दिनों में सबके लिए नारियल के सुंदर और मजबूत घर बनकर तैयार हो गए। ये घर न केवल गर्म थे, बल्कि बर्फीली हवा से भी पूरी तरह सुरक्षित थे। अगर आज मिट्ठू भी हमारे साथ होता तो कितना अच्छा होता। उसकी कुर्बानी ने हमें हिम्मत दी है रीमा बहन। हमें ये करना होगा कि हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे का सहारा बने। उन्हें मिट्टू की बहुत याद आई। इस तरह वो सब अपने अपने नारियलों के घरों में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। जंगल में बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं चारों ओर चल रही थी। सफेद बर्फ ने जंगल को एक चादर की तरह ढक लिया था। पक्षी और जानवर अपने अपने घरों में वापस जा रहे थे। हर कोई सर्दी से बचने का उपाय खोज रहा था। जंगल के एक पुराने केले के पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। रीमा ने सर्दी के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने केले के पेड़ पर अपने लिए मजबूत केले के पत्तों का घर बना लिया था। कुक्कू, जो अभी छोटा और नटखट था, हमेशा अपनी माँ के काम को देखकर हैरान रहता था। माँ, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठंड में कौन काम करता है? हम ऐसे ही कहीं पेड़ पर सो सकते हैं। बेटा, ठंड बहुत कठोर होती है। अगर हम समय रहते तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन माँ, क्या सच में इतनी ठंड आने वाली है? हाँ बेटा, सर्दी बहुत तेज़ होती है। तुम देखना, हमारा ये जामुन का घर हमें सुरक्षित रखेगा। कुक्कू माँ की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन वो अब भी माँ की मेहनत का महत्व नहीं समझ पा रहा था। जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहते थे। कालू बहुत चालाक और लालची था और गौरी हमेशा उसकी योजनाओं में उसका साथ देती थी। गौरी, देखा तुमने रीमा का घर? कितना आरामदायक लग रहा है। इस सर्दी में वहाँ रहने से मजा आ जाएगा। हमें वो घर चाहिए। हाँ, लेकिन रीमा चिड़िया बहुत चालाक है। उसे वहाँ से भगाना आसान नहीं होगा। हमें कोई चाल चलनी होगी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठंड से बचने के लिए ये सबसे अच्छा ठिकाना है। जब उन्होंने रीमा का नया घर देखा तो उनके मन में जलन और लालच आ गया। दोनों ने मिलकर रीमा को उसके घर से भगाने की योजना बनाई। कालू और गौरी ने सोचा कि पहले रीमा को सीधे बातों में उलझाया जाए। वे रीमा के घर के पास पहुंचे और पेड़ की डाल पर बैठ गए। रीमा बहन, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। हम दोनों को घोंसले में रहने अब बहुत मुश्किल हो गया है। क्या तुम हम दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने केले के पत्तों के घर में रख लोगी? कालू भैया, मेरा घर बहुत छोटा है और यहाँ सिर्फ मैं और कुक्कू किसी तरह रह पा रहे हैं। आप कोई और जगह ढूंढ लीजिए। रीमा बहन, ऐसा मत बोलो। हमें अपने घर में आने दो। हम एक कोने में बैठे रहेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं गौरी बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैं आप दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। आप मेरे घर में रहने के लिए आ जाएंगे तो मेरा घर कमज़ोर हो जाएगा और टूट जाएगा। फिर मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? छोटी चिड़िया, हम दोनों इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। देखते रहो हम दोनों तुम्हारे घर को कैसा कब्जा करेंगे। कालू और गोरी ने रीमा की बात सुनकर गुस्से में अपने अगले कदम की योजना बनानी शुरू की। कालू और गौरी ने सोचा कि अगर वे रीमा के खाने की चीजें चुरा लें तो वो कमजोर हो जाएगी और ठंड में भोजन के लिए इधर उधर भटकेगी। उन्होंने रात में चोरी की योजना बनाई। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया, रीमा और कुक्कू सो गए तो कालू चुपके से उनके घर के अंदर जाता है। माँ, कोई घर में आया है, हलचल कर रहा है। कौन है वहाँ? रीमा की आवाज सुनकर कालू डर गया और तुरंत उड़ गया। रीमा चिड़िया कालू को खिड़की में से भागते हुए देख लेती है। रीमा ने महसूस किया कि कालू और गौरी उसे लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने जंगल के दोस्तों बुलबुल और कबूतर से मदद मांगी। बुलबुल बहन, कालू और गोरी हमें परेशान कर रहे हैं। वे हमारा घर छीनना चाहते हैं। रीमा, चिंता मत करो, हम सब एक उपाय निकालकर उन कौवों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। रीमा बहन, मुझे एक उपाय आया है। तुम्हारे घर के आसपास कांटे और नुकीले पत्थर रख दो। इससे कोई अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। चिड़िया ऐसे ही करती है। वो घर के चारों ओर कांटे और नुकीले पत्थर रखती है। कालू और गौरी ने फिर से रीमा के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन कांटे और पत्थरों की वजह से उन दोनों के पैर और पंख में से खून निकल रहा था। कालू जी, मेरे पैरों में से खून आ रहा है। मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, कुछ कीजिए। हाँ गोरी, मेरे पैरों में भी कांटे चुभ गए हैं। मेरे पैरों में से भी खून आ रहा है। शायद रीमा ने अपने घर के चारों ओर कांटे और पत्थर रखे हैं। तभी रीमा उनकी आवाज सुनकर बाहर आती है। वो कांटे और नुकीले पत्थर हटा देती है। दुष्ट कव्वो, मुझे पता था तुम दोनों मेरे मेहनत से बनाए हुए घर को बर्बाद करना चाहते हो और मुझे और मेरे बेटे को बाहर ठंड में मरते हुए देखना चाहते हो। मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने लिए केलों की पत्तों का घर बनाया है। इतने आसानी से तुम दोनों को अपने घर पर कब्जा करने नहीं दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाते हो या फिर मेरे दोस्तों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊं। वो दोनों बाकी पक्षियों का नाम सुनकर डर जाते हैं और पति पत्नी दोनों जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। अब रीमा चिड़िया और कुक्कू अपने घर में आराम से रह रहे थे। घने जंगल में एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर रीमा नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसका घोंसला पिछले साल का बना हुआ था, जो अब सूखी टहनियों और कुछ ढीले तिनकों का था। उसी घोंसले में उसके दो नन्हे बच्चे कुकू और छुटकी रहते थे। कुकू बड़ा था, थोड़ा नटखट और हमेशा चंचल, जबकि छोटी छुटकी शांत और संकोची स्वभाव की थी। अब हवा में ठंडी सर्द हवा थी। एक शाम जब रीमा दाना लेकर लौटी तो उसने देखा कि छुटकी और कुकू एक दूसरे से सटकर बैठे हैं और उनके छोटे पंख हिल रहे थे। माँ, आज बहुत ठंड लग रही है। हमारे घोंसला में यहाँ से हवा आती है। हाँ माँ, मुझे डर लग रहा है। बाहर सब कुछ सफेद हो जाएगा ना? रीमा ने अपने बच्चों को प्यार से सहलाया। उसका दिल चिंता से भर गया। उसे याद आया कि पिछली बार जब भयंकर बर्फबारी हुई थी तो कई कमजोर घोंसले टूट गए थे। मेरी प्यारे बच्चों, डरो नहीं, तुम्हारी माँ यहीं है। लेकिन तुम सही कह रही हो। अब समय आ गया है कि हम एक मजबूत घर बनाएं। एक ऐसा घर जहाँ बर्फ़ की ठंड या तूफ़ान की हवा भी ना पहुँच सके। हमें सर्दी से पहले ही तैयारी कर लेंगे। उसने दूर दूर तक उड़ना शुरू किया। लकड़ी, घास और सबसे मजबूत मिट्टी के ढेले ढूंढना शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक प्रयास करती। देखो चुटकी, माँ कितना बड़ा लकड़ियाँ लाई है। क्या हम भी मदद करें? हाँ, पर माँ ने कहा है कि हम घोंसले के अंदर ही रहें। रीमा दिन रात काम कर रही थी। वो घर बना रही थी और घर के ऊपर छत बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रकृति के पास अपना ही हिसाब था। रीमा अभी भी अपने घर की आखिरी छत को ढंकने में जुटी थी। बड़े बड़े बर्फ के फाहे आसमान से गिरने लगे। ओ नहीं, इतनी जल्दी?
अभी तो मैंने तैयारी भी पूरी नहीं की थी। बर्फ बहुत तेजी से गिर रही थी। कुछ ही घंटों में हर शाख, हर पत्ता और रीमा का घोंसला भी बर्फ से ढक गया। कुकू और छुटकी ठंड से बुरी तरह कांपने लगे। माँ, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ, क्या हम जम जाएंगे? रीमा को तुरंत कुछ करना था।